थोड़ी देर में शुरू होगी संसद की कार्यवाही। लोकसभा में आज पेश होंगे दो अहम बिल। विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामे के आसार। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में आज जोरदार हंगामे के आसार। 6 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। राज्यों की 3 सीटों पर आज काउंटिंग जारी। बिहार, एमपी, गुजरात में आएंगे उपचुनाव के नतीजे। दतिया, बांकीपुर और मांजलपुर में मतगणना जारी। आज सावन का पहला सोमवार। मंदिरों में दिखी भक्तों की भारी भीड़। हर हर महादेव से गूंजे शिवालय। देश भर में आज बारिश का अलर्ट। यूपी समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश के आसार। पहाड़ों पर भूस्खलन की चेतावनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा में आज जोरदार हंगामे के आसार हैं। बता दें कि 6 अगस्त तक यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा और सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। विधानसभा में आज जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ सकता है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक के दौरान ये अपील की है कि सदन में जनहित के मुद्दे उठाए जाएं और सार्थक रूप से सदन की कार्यवाही चलने दी जाए। लेकिन आज गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। 3 से 6 अगस्त तक यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। 27 की लड़ाई। अब यूपी में सियासत का पारा पूरी तरह से हाई हो चुका है। इतना तो तय माना जा रहा है कि आज विधानसभा में कार्यवाही के दौरान हंगामा होगा। अब विपक्ष की ओर से क्या रवैया होता है, सरकार की ओर से क्या अंदाज देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो कहा जा रहा है कि आज कई मुद्दों को लेकर हंगामा संभव है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त तक चलेगा। आज से शुरुआत हो रही है। विधानसभा में आज जोरदार हंगामे के आसार हैं। कई मुद्दों की गूंज विधानसभा में सुनाई दे सकती है। छात्रों के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है। 3 अगस्त पहले दिन केवल शोक प्रस्ताव। 4 अगस्त को 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और 5 अगस्त को कई महत्वपूर्ण नए विधेयक पेश किए जाएंगे। 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा और वोटिंग होगी। तो देखिए, पूरी रूपरेखा मानसून सत्र की हमने आपको बताई। लेकिन आज भी विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्ष की ओर से हंगामेदार सदन रह सकता है। विपक्ष क्या कुछ मुद्दे उठा सकता है वो आपको बता देते हैं। पेपर लीक को लेकर आक्रामक नजर आ सकता है विपक्ष। बाढ़ और बिजली संकट को लेकर गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। और इतना ही नहीं, चढ़ावा चोरी जिसको लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सकता है। तो विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। देखिए, कई ज्वलंत मुद्दे जो इस समय ना केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें सबसे पहला पेपर लीक, दूसरा बाढ़ और बिजली संकट और चढ़ावा चोरी को लेकर चर्चा। यूपी विधानसभा के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। चंदा चोरी पर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। यूपी विधानसभा के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर भी विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। चंदा चोरी पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा के बाहर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां चंदा चोरी को लेकर सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर भी विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। अब सदन के अंदर से भी ऐसे ही हंगामे की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। यूपी विधानसभा के बाहर विपक्ष खूब हंगामा कर रहा है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर भी विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा से तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी विधानसभा के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर विपक्ष पर
बरसता हूँ। और देखिए, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की जा चुका है। सदन की कार्यवाही जोरदार हंगामे के बीच स्थगित की गई। अब बात उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र की कर लेते हैं, जहां विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। राज्यसभा लिए चलते हैं, आपको कार्रवाई चल रही है, देखिए। Status of all the recommendation contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read. श्रीमान सतीश चंद्र दुबे जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यावली में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित खान मंत्रालय से संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन निधि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन और उपयोग एक समीक्षा के संबंध में विभाग से संबंधित कोयला खान और इस्पात संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्दृष्टि सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। डॉक्टर Through L. Murugan ji to move a motion for nomination of one member to the Committee on Public Accounts. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move the following motion that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha Vice Sri Sugandhu Sekhar Ray, who resigned from the membership of Rajya Sabha with effect from 8th June 2026 to associate with the Committee on Public Accounts for the remaining period of the term of the committee and to proceed to elect in such manner as directed by the chairman one member from amongst the members of this House to serve on the said committee. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Through Dr. L. Murugan ji to move a motion for nomination of one member to the Committee on Public Undertakings. Respected Chairman, sir, with your kind permission, rise to move the following motion that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha Vice Sri Devansis Samantre, who resigned from the membership of Rajya Sabha with effect from 25th May 2026 to associate with the Committee on Public Undertakings for the remaining period of the term of the committee and to proceed to elect in such manner as directed by the chairman one member from amongst the members of this House to serve on the said committee. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Through Dr. L. Murugan ji to move a motion for the election of 10 members to the Committee on Welfare of Other Backward Classes. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move the following motion that this House resolve that the Rajya Sabha do join the committee of both the Houses on Welfare of Other Backward Classes for the term of 1 year beginning from the date of the first sitting of the committee and proceed to elect in such manner as directed by the chairman 10 members from amongst the members of the House to serve on the said committee. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now matters rise with permission. Shriman R. Girirajan ji. Shriman R. Girirajan ji. 267 has been so many times. The chairman has given. No, don't come with this placards. Wilson ji, don't come with these placards. No, this is not correct. You know all the. Srimati, I am going to, Girirajan ji, we are now talking, I am going to call the other person. Srimati Darshana Singh ji. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस सदन में शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर विकास की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जो भारतीयों के जीवन को
बार बार सांसों के रुकने की समस्या। महोदय, हमारे समाज में तेज खर्राटों को अक्सर सामान्य बात समझ लिया जाता है, जबकि कई बार यह स्लिप एपनिया जैसी गंभीर बीमारी का संकेत होता है। इस बीमारी में सोते समय सांस बार बार रुकती और फिर अपने आप चलने लगती है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके सामान्य लक्षण है सांस में बार बार दिन भर थकान महसूस होना और काम करते समय नींद आना। इसका असर केवल नींद पर ही नहीं बल्कि हृदय, फेफड़ों और पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। सबसे बड़ी बात है बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि वे इस बीमारी से पीड़ित हैं। महोदय, आज भारत में बढ़ते मोटापा और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के साथ यह समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि देश में लगभग 11 करोड़ लोग स्लिप एपनिया से प्रभावित हैं, लेकिन 90% से अधिक लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती। समय पर पहचान और उपचार न होने से यह बीपी, हृदय रोग, स्ट्रोक, डायबिटीज तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। बार बार ऑक्सीजन की कमी होने से हृदय और फेफड़ों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार और जन स्वास्थ्य के जागरूकता बढ़ाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन स्लिप एपनिया जैसी स्वास्थ्य की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते और उपचार नहीं कराते। महोदय, यदि समय रहते शुरू हो चुकी है, चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। में भी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। उनका जीवन सामाजिक सेवा या राष्ट्रीय एकता, असहाय गरीबों सहायता के लिए समर्पित रहा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों को और उनके असंख्य शुभचिंतकों को इस अपार दुख को सहन करने की सच्ची प्रार्थना करें। धन्यवाद। माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री राजपाल बनियान जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज अत्यंत दुख है इस सदन के माननीय सदस्य श्री आलम बदी का दिनांक 23 जुलाई 2026 को निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सबके लिए दुखद है। इनका जन्म 16 मार्च 1936 जनपद आजमगढ़ में हुआ था। ये लगभग 90 वर्ष के थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। इनका राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में काफी अनुभव था। श्री आलम बदी उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में वे 5वीं बार विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद जिला आजमगढ़ से निर्वाचित हुए थे। ये प्रथम बार 13वीं विधानसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। दूसरी बार 14वीं विधानसभा के सदस्य, तीसरी बार 16वीं विधानसभा के सदस्य, फिर चौथी बार 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे। आलम बदी जी सरकारी आश्वासन समिति याचिका संबंधी के सदस्य रहे। इनका समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, असहाय व गरीबों की सहायता करने की प्राथमिकता रही है। इनके निधन से प्रदेश में एक कुशल राजनीतिक एवं एक समाज सेवी खो दिया है तथा आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से व अपनी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दें।
अन्य नेता श्री हेलदेव भारतीय समाज पार्टी श्री ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रतिपक्ष नेता, माननीय अपना दल के विचारों से संबद्ध करते हुए आज अत्यंत दुख है कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री आलम बदी का दिनांक 23 जुलाई 2026 को निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सबके लिए दुखद है। इनका जन्म 16 मार्च 1936 जनपद आजमगढ़ में हुआ था। ये लगभग 90 वर्ष के थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। इनका राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में काफी अनुभव था। श्री आलम बदी उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में 5वीं बार विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद जिला आजमगढ़ से निर्वाचित हुए थे। ये प्रथम बार 13वीं विधानसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। दूसरी बार 14वीं विधानसभा के सदस्य, तीसरी बार 16वीं विधानसभा के सदस्य, चौथी बार 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे। श्री आलम बदी जी सरकारी आश्वासन समिति, याचिका समिति व आचार समिति के भी सदस्य रहे। इनका समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, असहाय व गरीबों को सहायता करने की प्राथमिकता रही है। इनके निधन से प्रदेश में एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है तथा आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से व अपनी पार्टी की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दें। माननीय नेता निर्बल विनोद शोषित हमारा आमदन। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता श्री महात्मा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, समस्त दलीय नेताओं को की भावनाओं से अपने को सम्मत करते हुए आज के इस शोक संदेश में कौमी एकता मंच के संस्थापक एवं संयोजक, मुस्लिम लीग कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक सदस्य, विभिन्न आंदोलनों कारा एनएसए के अंतर्गत गोरखपुर और लखनऊ कारागार में बंदी रहे। देश के रोशन मुक्तबिल की राह कौमी एकता शीर्षक की पुस्तक लिखी जो प्रकाशनहीन है। ये हमारे बीच में आज आलम बदी जी नहीं है। इनके जीवन परिचय में ये 18वीं विधानसभा के सदस्य 5वीं बार चुने गए थे और जो पहली बार 13वीं विधानसभा के सदस्य प्रथम बार निर्वाचित हुए, 14वीं विधानसभा में दूसरी बार, 16वीं में तीसरी बार और 17वीं में चौथी बार निर्वाचित हुए। ये सदस्य आचार समिति सदस्य, समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, असहाय गरीबों की सहायता करना इनका मुख्य उद्देश्य था। माननीय अध्यक्ष जी, ये पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आपके माध्यम से शोक संतप्त परिवार को हम लोगों के संवेदना पहुंचाने की बात। धन्यवाद। माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मुना जी। माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और दलीय नेता ने जो शोक संवेदना व्यक्त करी, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करती हूँ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, निजामाबाद से 5 बार विधायक रहे और इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य में से एक आलम बदी जी का निधन उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक जीवन की अपूर्ण क्षति है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियर के रूप में कार्य किया और रिटायर होने के बाद सार्वजनिक जीवन और जनसेवा का मार्ग चुना। 1989 में पहली बार आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार निजामाबाद विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 1986, 2002, 2012, 2017 और 2022 में निजामाबाद की जनता का विश्वास जीता। विधानसभा में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सदस्य रहे। लेकिन आलम बदी जी की सबसे बड़ी पहचान उनका पद नहीं, उनकी सादगी थी।
बार बार विधायक रहने के बाद भी वे एक साधारण घर में एक कीपैड वाले फोन का इस्तेमाल करते थे। बस, साइकिल, स्कूटर या 2 पहिया वाहन से वो चला करते थे। कोई दिखावा उनके जीवन में नहीं था। वो चुनाव भी बड़ी सादगी से लड़ते थे। सत्ता की सुविधाओं से अधिक उन्हें जनता के बीच में रहना पसंद था। उम्र के इस पड़ाव में भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए खुद निगरानी करते थे और अपनी आखिरी सांस तक जनता के बीच में सक्रिय रहे। उनका योगदान केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। उन्होंने कौमी एकता मंच की स्थापना की, सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया, मुस्लिम रिलीफ कमेटी से जुड़े रहे और सामाजिक सद्भाव पर पुस्तक भी लिखी। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से पुनः आलम बदी जी के परिवार को, उनके साथियों को और निजामाबाद की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। आलम बदी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ अध्यक्ष जी कि हमारी संवेदना उनके परिवार तक पहुँचे। धन्यवाद। माननीय नेता, तो आज से यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आएंगे बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे। बांकीपुर सीट पर वोटों की गिनती जारी है। बांकीपुर सीट से मतगणना में प्रशांत किशोर फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं और कांटे की टक्कर यहां पर बनी हुई थी। ऐसे में सभी को ये जानने में दिलचस्पी है कि आखिर कौन होगा इसका बाजीगर। बांकीपुर सीट से मतगणना में प्रशांत किशोर फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। आज बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी खूब पसीना बहाया है। इस सीट पर खूब मेहनत की है प्रचार प्रसार में। अब देखना होगा किसकी मेहनत कितना रंग लाती है। आज बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बांकीपुर सीट पर वोटों की गिनती जारी है। लगातार मतगणना हो रही है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मॉनिटरिंग भी हो रही है पल पल। लेकिन सभी अब इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब नतीजे सामने आएंगे। बांकीपुर सीट पर मतगणना चल रही है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी से हालांकि उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता खूब उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, मतगणना में प्रशांत किशोर आगे। आज बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। नतीजों का इंतजार हो रहा है। जनता ने क्या फैसला सुनाया है, किस पर भरोसा जताया है, आज ये सब के सामने आ जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं और बस सेलिब्रेशन, जश्न अभी से ही धीरे धीरे इसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इंतजार हो रहा है फाइनल रिजल्ट्स का। एक बार विजेता के नाम पर मुहर लगती है और उसके बाद की तस्वीरें भी देखने लायक होंगी। लेकिन बहरहाल मतगणना में प्रशांत किशोर आगे दिखाई दे रहे हैं। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, क्या जानकारी मिल पा रही है? मतगणना हो रही है। जी बिल्कुल, इस समय जो है 3 राज्यों में 3 उपचुनाव पे मतगणना हो रही है। जहाँ है गुजरात है, बिहार की अगर बांकीपुर की बात संपन्न है, बिहार की बांकीपुर है, क्योंकि बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बाद यहाँ उपचुनाव थे और यहाँ पर जो है जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जो है अभी तक लगातार आगे चल रहे। प्रशांत किशोर को लगातार सबकी जो बढ़त है वो बढ़ाए हुए है। वहीं अगर अन्य दोनों सीटों की बात करें, भागलपुर की बात करें या दतिया की बात, तो दतिया में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वहां पर लगभग एक मुकाबला नेक टू नेक बना। बिल्कुल स्नेह कमल, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।